Hello students, in today's video lecture we will talk about the respiratory stimulants or pharmacologically the respiratory stimulant also called as एनालेप्टिक agents। अगर हम एनालेप्टिक एजेंट्स कहते हैं या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स कहते हैं तो बात दोनों की सेम है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन का अगर आप एजेंट को पढ़ रहे हैं देन यू शुड बी वेरी क्लियर दैट what can be the condition in which you will use respiratory stimulants। कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहां पे आपको एनालेप्टिक एजेंट्स को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। वेरी सिंपल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है हमारे फर्स्ट यूनिट का। तो आपको ये दो चीजें क्लियर, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे अगर हम एक लाइन में इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे, टू एड इन ब्रीदिंग मीन्स ब्रीदिंग जो आपकी चल रही है। अगर आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन है तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग को आपको स्टिमुलेट करना है, ब्रीदिंग आपकी स्लो डाउन हो रही है और उस स्लो डाउन हो रही ब्रीदिंग को आपको बूस्टअप करना है, देन दैट यू विल यूज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स और एनालेप्टिक्स। इन वन लाइन we can say all the respiratory stimulants are the agent that aids in the breathing। तो आपको ये लाइन क्लियर हो गई, एड इन द ब्रीदिंग। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, हम टेक्निकल पॉइंट को ही मेनली डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से फार्माकोलॉजिकल मॉलिक्यूलर लेवल पे है, तो और बाकी इन चीजों में ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। लाइक आपके पास देयर इज यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, रेस्पिरेशन इनसफिशियंसी की प्रॉब्लम है। यू हैव ए पल्मनरी इश्यूज लाइक एस्थमा एंड सीओपीडी इन विच देयर विल बी डिस्पनिया मीन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और क्रॉनिक कंडीशन में आपकी जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल डाउन होने लगेगी, वहां पे आप रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स यूज कर सकते हैं। हिप्नोटिक ड्रग पॉइजनिंग में कई बार हिप्नोटिक ड्रग्स जो कि सेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अगर उनकी डोज ज्यादा है या उनकी पॉइजनिंग हुई किसी वजह से तो वहां पे यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मशीन के साथ कई बार यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि आर्टिफिशियल जो ब्रीदिंग मशीन होती हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं, मैकेनिकल ब्रीदिंग जो होती है आर्टिफिशियल, उसमें वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट से कई बार ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। यही वजह होती है कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं ड्यूबियस, और इनके लिए ये भी बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा फार्माकोलॉजिकल यूटिलिटी इनकी नहीं होती। तो इस पॉइंट से ये रिलेशन आप इसका बता सकते हो या इसको आप समझ सकते हो। एपनिया इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, कई बार अगर सांस लेने में तकलीफ होती है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में, उसके लंग्स में, तो उस वहां पे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन के काम में भी हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स या एनालेप्टिक एजेंट का काम करते हैं। तो आपको ये कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए कि आप कहां पर एक्चुअली एनालेप्टिक्स का यूज कर रहे हो। Now we will talk about the molecular mechanism of analeptics. There are certain receptors or you can say the neurotransmitter through which analeptics perform their action. What are the various? Like by blocking the potassium channel. तो अब आपको ये चीज याद करके रखनी है या इस चीज को कंसेप्ट बनाना है कि ये ब्लॉक करके ही एक्शन क्यों दे रहा है एनालेप्टिक, क्यों ओपन करके नहीं दे रहा है, तो वो अभी रिलेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। By blocking the potassium channel थ्रू एम्पाकाइनेज रिसेप्टर। एम्पाकाइनेज रिसेप्टर क्या होते हैं, एज वी नो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर। ग्लूटामेट रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दे अलाउ द बाइंडिंग ऑफ व्हाट, ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर, बट ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर ऑल्सो अलाउ द बाइंडिंग ऑफ विच, एम्पाकाइनेज। मींस जो नॉन ग्लूटामेट की बाइंडिंग के लिए ग्लूटामेट रिसेप्टर होंगे, नॉन ग्लूटामेट जैसे ग्लूटामेट रिसेप्टर है वो अलाउ करेगा किसकी बाइंडिंग को, ग्लूटामेट की बाइंडिंग को। लेकिन ये ग्लूटामेट रिसेप्टर जब ग्लूटामेट के अलावा किसी की बाइंडिंग अगर अलाउ करता है तो उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं एम्पाकाइनेज असेंबली। नाउ 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट मींस by inducing the or you can say the performing the action just like 5-HT, it also perform respiratory stimulant action। और एडिनोसिन एंटागोनिज्म मींस एडिनोसिन को एंटागोनाइज करके भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन का जो एक्शन है वो आता है। तो आपकी ये चीजें आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मींस बाय ब्लॉकिंग द पोटेशियम चैनल थ्रू एम्पाकाइनेज रिसेप्टर, थ्रू 5-HT रिसेप्टर एंड एगोनिस्ट,
and through adenosine antagonism. These four mechanisms are actually responsible for different types of action of different types of analeptic agents. Widely used analeptic agent is doxapram, which is doxapram. This mechanism is specifically for doxapram. Caffeine is also a respiratory stimulant, and after discussing the doxapram, I will discuss the caffeine molecular mechanism. So as we have discussed when whatever the condition when we will use the respiratory stimulants, number one. Number two, we have make a concept that these are the channels, or you can say the receptor through which respiratory stimulants perform their action. Now there are one more condition, how the respiratory stimulants work. एक लाइन में अगर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को, कई बार मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन का, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने एक्शन को, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स जो अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं वो एक्चुअली सेंट्रली मीडिएटेड मैकेनिज्म होती है। मीन्स आप ये नहीं कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो होते हैं वो लंग्स पे जाके वहां पे एक्ट करते हैं और ओवरऑल वहां पे इस तरीके से स्ट्रक्चरल एक्टिविटी मॉड्यूलेशन होता है लंग्स में या स्मूथ मसल में की स्टिमुलेशन होता है ना। आपको ये बोलना है कि ऑल द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स परफॉर्म देयर एक्शन थ्रू सेंट्रली मीडिएटेड, दे परफॉर्म देयर एक्शन बाय मीडिएटिंग द सेंट्रल एक्शन। मीन्स वहां पे कहीं ना कहीं आपका क्या इन्वॉल्व होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब वो किस तरीके से एक्शन इन्वॉल्व है, देखिए यहां पे हम दो ड्रग्स का जिक्र करेंगे। मेनली ज्यादा इनकी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की यूटिलिटी नहीं है। जो दो ड्रग जो मेनली इन्वॉल्व है जैसे डॉक्साप्राम और कैफीन, तो हम यहां पे डॉक्साप्राम के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दिस इज सेंट्रली एक्टिंग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स बट इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज वेरी ब्रीफ, राइट। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि रेस्पिरेटरी डॉक्साप्राम स्पेसिफिकली इज अ सेंट्रली एक्टिंग, any other all the respiratory stimulants are centrally acting but the duration of action for the doxapram is brief. एक पॉइंट आपका ये हुआ। Now we will talk about the clear cut mechanism of a doxapram, right? Suppose you have taken a doxapram, like you have taken what, respiratory stimulants. Now what the respiratory stimulant will do and where does it go and perform their action? Actually when we look at the structure of heart in the aortic arc and at the carotid sinus, in the carotid sinus there is a presence of carotid body, in the aortic arc there is a presence of aortic body. Means carotid body and aortic body जो कि structure होता है, like in the carotid sinus there is a part, carotid sinus क्या है, जो ब्लड में जो ब्लड को कहां पे ले जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहां पे जो कैरोटिड बॉडी होती है, उस कैरोटिड बॉडी में एक वो कैरोटिड बॉडी ही एक्चुअली एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमस टाइप 1 सेल। मींस अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट लिया, अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जाके कहां पे बाइंड होने वाली है, क्या किसको ट्रिगर करने वाली है, कीमो रिसेप्टर्स को। अब कीमो रिसेप्टर्स कहां पे हैं, या तो एक कैरोटिड बॉडी में है, कैरोटिड बॉडी में भी है और एवोर्टिक आर्क में भी है, एवोर्टिक बॉडी में भी है। तो वो क्या करेंगे, दे विल स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर एंड एज वी नो द कीमो रिसेप्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्लोमस सेल। व्हाट, ग्लोमस सेल। ऑल द कीमो रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑफ ग्लोमस सेल, और यू कैन से द bunch of glomous cell which can sense the changes in the pH is called chemoreceptor, or any change in chemical concentration of anything in the blood can be sensed by what, glomous cell. And what is the bunch of glomous cell is called chemoreceptor. Respiratory stimulant will stimulate the chemoreceptor, or you can say the glomous cell type 1, which is present in the carotid body and the aortic arc. Am I clear? Now once they stimulated, as we are using what, doxapram, we are studying the mechanism of action of doxapram. Doxapram perform their action by inhibiting the potassium channel because it is potassium channel blocker. So inhibition of potassium channel occur. Where does it occur? In chemoreceptor cell in glomous cell type 1. अब अगर now if we talk about, let's suppose there is a cell
and this cell allow the binding of potassium from outside inside to outside and sodium from outside to inside. What we are doing here by using the doxapram, we are inhibiting the potassium channel. Means as we know naturally the potassium channel allow the movement of potassium from inside to outside, and as we know if we block the potassium channel means there will be accumulation of potassium inside the cell. By using the doxapram we increase the concentration of potassium in the glomus cell, and increased potassium channel, increased potassium will change the potential difference of this membrane, cellular membrane, and once the potential difference will be modulated. अब जैसे ही पोटेशियम चैनल के ब्लॉक होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा चेंज होगा, एंड दैट विल लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ व्हाट, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल. उसको मेंटेन करने के लिए वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आपने पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दिया. तो उसमें क्या हुआ, जब पोटेशियम चैनल को ब्लॉक किया तो उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस था उस पर्टिकुलर सेलुलर मेम्ब्रेन का, वहां पर उसको मेंटेन करने के लिए कौन से चैनल ओपन हुए, कैल्शियम चैनल. And now once this calcium channel will open, this will allow the entry of calcium ion, and this leads to this signal will travels toward the central nervous system. अब ये सिग्नल कहां पर जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि यहां पे कैल्शियम के थ्रू क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन. तो अगर डीपोलराइजिंग इवेंट स्टार्ट होगा दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इंपल्स, एंड इंपल्स इज मूविंग टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी स्पेसिफिक पार्ट में जाएगा. अब now there will be stimulation of central nervous system, especially what, medulla oblongata. In the medulla oblongata there is a part called dorsal respiratory group. तो यहां पे कौन सा पार्ट होता है medulla oblongata में, dorsal respiratory group. In the medulla oblongata, once the calcium channel get open in the chemoreceptor, the signal start sending towards the medulla oblongata, and that will leads to the final stimulation of this area. And specifically if we talk dorsal respiratory group in the medulla oblongata. What does the dorsal respiratory group contain? It actually contains the inspiratory and expiratory neuron stimulate. Means inspiratory neurons means those response whose stimulation resulting in the inspiration, and those if we stimulate the expiratory neurons means अगर expiratory neuron आप stimulate करते हो तो आपका expiration higher होगा, fast होगा, deep होगा. तो अगर हम means we can say by sending the impulse to the dorsal respiratory group in the medulla oblongata, we parallelly stimulate the inspiratory or expiratory neuron of the dorsal respiratory group. अब ये इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी जो न्यूरॉन है वो कनेक्ट होते हैं कहां से, उस मेडुला ऑब्लंगाटा के डॉर्सल रेस्पिरेटरी रूट और लंग्स से. लंग्स की पूरी जो कैविटी है, लाइक जो रिब्स, डायाफ्राम, इसमें इनर्वेटेड होते हैं. तो अब जब वहां से सिग्नल आएगा, उनकी सिग्नल किस चीज का आ रहा है, स्टिमुलेशन का. तो ये सिग्नल, ये न्यूरॉन्स क्या रिलीज करेंगे, दे विल रिलीज ग्लूटामेट एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ओवर द डायाफ्राम एंड द पल्मोनरी सिस्टम. अभी तक ये क्लियर है हमारा. अब जब ये न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो गए, चूंकि ये न्यूरॉन्स इनर्वेटेड हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है इनका मेडुला ऑब्लंगाटा से कहां पे, पल्मोनरी केज में, पल्मोनरी केज में डायाफ्राम और ये सब में. तो वहां पर अब ये न्यूरॉन्स क्या रिलीज करेंगे, आइदर दे विल रिलीज ग्लूटामेट और एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर. एज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाक्साप्राम मैकेनिज्म एज इट इज गिवन इन द डायग्राम, देयर विल बी रिलीज ऑफ ग्लूटामेट एंड एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर. नाउ दिस glutamate, increased glutamate and adrenergic neurotransmitter, as we know, both are excitatory in nature, resulting in increased breathing and increased heart rate. And once there will be increased breathing or increased heart rate, we can say there is now increased urge of breathing. अब आपको अर्ज होगी, बॉडी को अर्ज होगी ब्रीदिंग की ज्यादा की, और वो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, स्लाइटली फास्ट हो जाएगी और डीप हो जाएगी. तब हम कहते हैं कि अल्टीमेटली जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं, दे विल इंक्रीज द वॉल्यूम एज वेल एज द रेट ऑफ ब्रीदिंग. वॉल्यूम का मींस यहां पे टाइडल वॉल्यूम से है. टाइडल वॉल्यूम का मींस आप जितना इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं. लेट्स सपोज आप 500 ml करते हैं,
तो 500 ml का आपका वो होगा 550 ml। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने की अगर हम बात करें कि नॉर्मल हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का लेट सपोज अगर वॉल्यूम 500 ml है तो अब वो 550 ml हो जाएगा, मींस बढ़ जाएगा, दोनों इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों बढ़ जाएंगे। तो आपका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा प्लस ओवरऑल रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, जो कि हमारा पर्पज है किसका, एनालिप्टिक्स का, एज वी आर कॉलिंग देम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। तो ये इसकी क्लियर कट मैकेनिज्म है, किस तरीके से मैकेनिज्म हो रही है। इसका जो ट्रिगरिंग चीज है, सेंस कौन कर रहा है कि यहां पे हमको रिक्वायर्ड है कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर सिग्नल भेज रहे हैं। अच्छा, कीमो रिसेप्टर किन किन कंडीशन में सिग्नल को भेजेंगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है कीमो रिसेप्टर उस कंडीशन में सिग्नल को भेजेंगे जहां पे वो सेंस कर लेंगे कि यहां पे कुछ पर्टिकुलर पीएच में चेंजिंग है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में चेंजिंग है, या ऑक्सीजन के लेवल में चेंजिंग है। तो अगर हम स्पेसिफिक कुछ पॉइंट है, लाइक हम कैरोटिड बॉडी का स्टिमुलेशन किस तरीके से होता है, देखिए अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो भी ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए कीमो रिसेप्टर इसको सेंस कर लेते हैं कि हाइपो ऑक्सीजन का लेवल कम है, और कैरोटिड बॉडी उसको सेंड करती है किसको, मैसेज, मेडुला ऑब्लांगाटा को। सेम उसी कंडीशन में अगर हाइपर कैल्कीमिया है, पोटेशियम का लेवल ज्यादा है, और पोटेशियम का लेवल यहां पर ज्यादा कैसे हो रहा है, जैसे मैं डॉक्सोप्राम को बोल रहा हूं कि पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, तो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, इट मींस इनसाइड द सेल दे आर इंक्रीजिंग पोटेशियम चैनल, पोटेशियम आयन। अब पोटेशियम इज सेंस्ड बाय व्हाट, कीमो रिसेप्टर, तो वो उसको फिर मेडुला ऑब्लांगाटा को मैसेज भेजेगा। तो इसी तरह हाइपर कैप्निया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है तो उसको मैसेज भेजेगा, राइट। और अगर पीएच में कुछ चेंजेस है तो आपका कैरोटिड जो बॉडी है वो मेडुला ऑब्लांगाटा को मैसेज भेज के एज रिक्वायर्ड आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को स्टिमुलेट करेगी। लेकिन इतनी चीजें तो है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट एज सच आपको जो मैटर यहां पे जो मेरे वीडियो लेक्चर में मैटर है वो मैक्सिमम है। मैंने भी कई ऑथर देखे, कई सारे वीडियोस देखे, लेकिन जो मैं आपको यहां पे और समराइज कॉम्पैक्ट चीज में मैटर दे रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है। इवन कि एक पर्टिकुलर जगह आपको ये नहीं मिलने वाला, तो आप इस चीज को जरूर इसका कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लें। अब बात आती है कि हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का प्रैक्टिकली ज्यादा यूज क्यों नहीं करते। इसका यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो इसकी सबसे पहली इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनकी बहुत कम है। किसी चीज की मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कम होने का मीनिंग क्या है, बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए। भाई अगर मैं किसी ड्रग को 2 mg यूज कर सकता हूं और 3 mg यूज कर सकता हूं, मीन्स मैं अगर वो किसी पर्टिकुलर ड्रग की 2 mg और 3 mg यूज करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं 4 mg यूज कर लेता हूं तो मेरे को टॉक्सिसिटी हो जाती है, या 1 mg करता हूं तो मेरे को मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं है उसका। लेकिन वहीं पे अगर मैं कोई ड्रग यूज कर रहा हूं 2 mg 3 mg 4 mg 5 mg अप टू 10 mg, वो ड्रग मेरे को यूटिलाइज हो रही है, लेकिन जैसे मैं 11 mg कर रहा हूं तो नहीं हो रही। तो ओवरऑल मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसकी ज्यादा है, जिसकी मैं 2 से 10 तक यूज कर ले रहा हूं, तो इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है, इसलिए इन ड्रग की यूटिलिटी कम है, नंबर 1। नंबर 2, नॉट इफेक्टिव मोर देन मैकेनिकल स्टिमुलेशन। हम मैकेनिकल स्टिमुलेशन की बात करते हैं, लाइक एज आई वाज अर्लियर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मशीन। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मशीन इज मोर पावरफुल, और वी कैन से द मोर प्रोडक्टिव फॉर स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेशन। तो हम ज्यादातर वहां पे क्या आर्टिफिशियल मैकेनिकल स्टिमुलेशन यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि नॉट मोर इफेक्टिव, मैकेनिकल स्टिमुलेशन से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते कई बार, इसलिए भी इनका यूटिलाइजेशन कम होता है। ड्यूबियस एक्शन, ड्यूबियस एक्शन की बात यह है कि जैसे कई स्पेसिफिक, अब जो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई है ये मैंने आपको अपने पर्सनल इंटेलेक्ट की एक मैकेनिज्म फ्रेम करके बताई है, और ऑलमोस्ट ये 1-2 स्टेप मिल जाएंगे, फिर पूरे स्टेप मेरे पर्सनल जो फ्रेम करके बताए गए हैं। तो उसमें कई बार जो मैंने इंटरलिंक्ड किया है चैनल्स को, रिसेप्टर को, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी न्यूरॉन को, वो एक्शन आपको कुछ जगह मिलेगा। मींस आपका कहने का मतलब इसका जो ओवरऑल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका नेचर है ड्यूबियस है, कि कई बार शंका होती है कि हाँ क्या ये ड्रग इस तरह यूज होती होंगी या नहीं। इनका कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन या बहुत अच्छा प्रूव्ड एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और ये चीज बहुत कंसेप्चुअल है, और ये चीजें आपको 4 चीजें समझना पड़ेगा, ये आपके क्लियर है। यहां पे एक ड्रग और है
जैसे हमने कैफीन लिखा, कैफीन ये तो डॉक्साप्राम का मैकेनिज्म हो गया, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके एक्शन दे रहे हैं। कैफीन किस तरीके से करती है, देखिए एक्चुअली जो एडिनोसिन सेकेंडरी मीडिएटर होता है, वो एडिनोसिन सेकेंडरी मीडिएटर इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन को, जो कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में है, को इनहिबिट करता है। और अगर ये इनहिबिट होंगे तो आपकी ओवरऑल ब्रीदिंग और वॉल्यूम क्या होगा, लेस होगा। लेकिन अगर हम एडिनोसिन को एंटागोनाइज कर दें तो एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी न्यूरॉन इनहिबिट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वो क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। और उनके इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है व्हाट, कैफीन। मींस वी कैन से कैफीन बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ एडिनोसिन ओवर द इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन ultimately result in the increased urge of breathing. Or we can say the adenosine, if we talk about the adenosine only, adenosine is a secondary mediator that inhibit the inspiratory and expiratory neuron signal towards the pulmonary system so that there will be decreased volume and rate of the breathing. मतलब दोनों तरीके से आप कह सकते हो। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का टॉपिक है मोर देन सफिशिएंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है आपकी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।